नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों के बारे में। अ, इसका क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में। देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ, तो भारतीय संविधान के बनाने वाले लोगों ने भारत के नागरिकों को, जो इस देश के नागरिक हैं, उनके लिए कुछ मूल अधिकार निर्धारित किए, जिससे लोग नागरिक अपने भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक चीजों को वो कर सकें। इसके साथ ही मौलिक अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। मूल अधिकार हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। उनके द्वारा हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये लेकिन सरकारें कुछ जगहों पे हमारे अधिकारों को वो सीमित करती हैं, उसको निलंबित कर सकती हैं, मूल अधिकारों में बदलाव कर सकती हैं। जैसे 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के दौरान जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको उन्होंने सामान्य अधिकार में परिवर्तित कर दिया। या फिर कभी आपातकाल जैसी स्थिति आती है, या कोई कुछ देश के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहाँ पे लोगों, आम नागरिक के अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हम लोग आज जानेंगे मौलिक अधिकार और मूल अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। यह अधिकार न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने वाले तथा राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों का अर्थ: मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार, मूल अधिकार किसी भी देश के संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई एक आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के एक समूह को प्रदर्शित करती है। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला को निर्मित करते हैं तथा नागरिकों के राज्य के मनमाने कार्यों और नियमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह अधिकार बुनियादी मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करते हैं तथा एक राष्ट्र के भीतर लोकतांत्रिक, न्याय, समानता को बनाए रखने के लिए यह अधिकार संविधान के अभिन्न अंग है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार माना जाता है क्योंकि ये व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इनके असंग महत्व के कारण इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित हैं, जो देश के मूलभूत शासन को संदर्भित करते हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। भारतीय संविधान नागरिकों को प्रदान किए गए वो अधिकार हैं जो सामान्य परिस्थितियों में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा के प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। अगर किसी भी नागरिक का मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उस पर जो है कार्रवाई करेगा, वो निर्देशित कर सकता है। ये अधिकार मौलिक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये सभी प्रकार के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जैसे कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक है। इन्हें देश के मौलिक कानून यानी संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। यदि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार विशेष रूप में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत वारंट रिट जारी करते हैं, जो राज मशीनरी को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देशित करते हैं। अधिकारों को शाब्दिक अथवा
स्वतंत्र है, जो व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ समुदाय की भलाई के लिए भी आवश्यक है। भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार मौलिक हैं क्योंकि उन्हें देश के मौलिक कानून में शामिल किया गया है और वे न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि ये अधिकार पूर्ण या संवैधानिक संशोधन से प्रभावित हैं। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन संविधान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होना चाहिए। तो जैसे फिर आपातकाल के समय में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकारों में फेरबदल किया और मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी जब हमारा संविधान बना था, और उसके बाद 1976 के बाद जो है उनकी संख्या 6 है। अभी जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो 6 है। मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति। मौलिक अधिकारों की पहली मांग 1995 में भारतीय संविधान विधेयक के रूप में सामने आई। यह विधेयक, जिसे लोकप्रिय रूप से स्वराज विधेयक 1895 के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और भारतीयों द्वारा शासन की बढ़ती आवाजों के दौरान लिखा गया था। इसमें भाषण की स्वतंत्रता, गोपनीयता का अधिकार, मानवाधिकार आदि का उल्लेख किया गया। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई, धोरों लोगों में राष्ट्रवाद जागा, धोरों लोगों में अपने स्वशासन की भावना जागृत हुई, तो 1895 में भारत का संविधान विधेयक के रूप में ये सामने आया। उसके बाद आगामी समय विभिन्न प्रयास किए गए, जिसमें ब्रिटिश शासन से भारतीयों को अधिकार प्रदान करने की मांग शामिल रही। ये मांगे 1917-1919 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभिन्न रिपोर्टों और विधेयकों के माध्यम से प्रस्तावित की गई थी। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार के व्यापक शक्तियां प्रदान की, जिसके तहत लोगों को अनिश्चित काल तक गिरफ्तार करना, हिरासत में रखना, वारंट के बिना तलाशी और जब्ती करना, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाना और मीडिया प्रकाशनों तक पर कड़ी सेंसरशिप लागू करना। इस अधिनियम के विरोध में देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियानों की शुरुआत हुई, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी और सरकारी शक्ति पर सीमाओं की मांग की गई। भारत के लोग जो स्वतंत्रता और अपना स्वयं का शासन चाहते थे, विशेष रूप में आयरलैंड की स्वतंत्रता के बाद आयरिश स्वतंत्रता के बाद और संविधान के विकास से प्रभावित हुए और आयरिश संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्वतंत्र भारत की सरकार ने प्रेरणा के रूप में काम किया, ताकि वे एक विशाल और विविध जनसंख्या के बीच जटिल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समग्र समाधान कर सके। उसके बाद 1928 में नेहरू आयोग, जिनमें भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा। इसमें भारत के लिए डोमिनेंट स्टेट की मांग के साथ साथ सार्वभौमिक मताधिकार के तहत चुनाव की बात की गई। मौलिक अधिकारों की गारंटी, धार्मिक स्वतंत्रता, जातीय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव किया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय की सबसे बड़ी भारतीय राजनीतिक पार्टी थी, ने प्रस्ताव पारित कर मौलिक अधिकारों, नागरिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ न्यूनतम वेतन, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी को सीमित करने का प्रस्ताव किया। उसके बाद 1936 में समाजवाद को अपनाते हुए कांग्रेस नेताओं ने सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा ली, जिसने नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की अवधारणाओं को विकसित हुई, ताकि राष्ट्रीय हितों और चुनौतियों के प्रति सामूहिक देशभक्ति की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जा सके। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसके बाद देश में संविधान विकसित करने के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। यह सभा राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में चुने गए प्रतिनिधियों से बनी। कांग्रेस ने सदस्यों की इसमें बड़ी संख्या थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने संविधान के राष्ट्रीय कानून को विकसित करने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियों राजनीतिक अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को सौंपी। विशेष रूप से BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया, जबकि जवाहरलाल नेहरू और पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न विषयों के लिए जिम्मेदार समितियों के अध्यक्ष बने।
इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना 10 सितंबर 1948 को हुई, जब संयुक्त राष्ट्र सभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की को स्वीकार किया और सभी सदस्य राष्ट्रों से ये अपेक्षा की कि वे अपने संविधानों में अधिकारों को अपनाने का आह्वान किया, जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। मौलिक अधिकारों को मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए प्रथम मसौदा समिति संविधान फरवरी 1948, द्वितीय मसौदा संविधान 17 अक्टूबर 1939 और अंतिम तृतीय मसौदा संविधान 26 जनवरी 1949 को शामिल किया गया। उद्भव और विकास। मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ? भारतीय संविधान में जितने विस्तृत और वाक्य रूप से इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उतना संसार के किसी भी देश के संविधान में इसकी व्यापक चर्चा नहीं की गई है। मूल अधिकारों को संबंधित उपबंधों का समावेश आधुनिक लोकतंत्र विचारों प्रवृत्ति अनुकूल ही है। सभी आधुनिक संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसलिए संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस अधिकार पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित था, प्रथम लिखित दस्तावेज है। इन दस्तावेजों को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तत्व उसके बाद समय समय पर सम्राट ने अनेक अधिकारों को स्वीकृत प्रदान की। अंत में 1689 में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज लिखा गया, जिसमें जनता को दिए गए सभी महत्वपूर्ण अधिकारों का और स्वतंत्रताओं को समाविष्ट किया गया। फ्रांस ने सन 1789 में जनता के मूल अधिकारों का एक पृथक लेख में घोषणा की गई, जिसके मानव नागरिक अधिकारों को घोषणा की गई। उसमें इन अधिकारों को प्राकृतिक और मनुष्य के पवित्र अधिकारों के रूप में उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान की जब रचना की जा रही थी, तो इन अधिकारों के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार थी। इन सबसे प्रेरणा लेकर संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गई। संविधान की परंपरा प्रारंभ होने से पूर्व इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था, जिसके माध्यम से शासकों के ऊपर एक अंकुश रखने का प्रयास किया जाता है। लोगों के जो मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, इससे सरकारों को निरंकुश होने पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाती है और लोगों को अपने समुचित जीवन यापन, अपनी सुरक्षा, अपने शिक्षा, अपनी धार्मिक मान्यताएं, अपने विकास को वो सही ढंग से निर्वाहन कर सके, वो उसको गारंटी देता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकार का प्रावधान करते हैं। ये निम्नलिखित है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं और उसके एक संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मूल अधिकारों से, तो अभी ये 6 हैं। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार का प्रावधान था, जिसमें उपरोक्त 6 अधिकार और संपत्ति का अधिकार शामिल था। 1948 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसके बजाय इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन में एक मूल अधिकार हटाया गया। उसके बाद उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है जोड़ी और घटाई गई हैं। इसके बारे में बात के मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो, कानूनी व्यक्ति हो, जिन्हें नियम कंपनियां हैं। यह अधिकार पूर्ण नहीं बल्कि सीमित है। इनका अर्थ है कि राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं।
ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हैं। ये सभी अधिकार राज्य के मनमाने कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। हालांकि इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ अधिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है, क्योंकि वो राज्य की शक्तियों की सीमाएं और आरोपित करते हैं, जबकि अन्य सकारात्मक रूप से होते हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, जिससे नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी उपाय के लिए सीधे न्यायालय जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्तियों की न्याय तक पहुंच हो और वे सरकार के अपने कार्यों के लिए जवाबदेही ठहरा सके। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित है और सुरक्षित है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध अपील किए बिना सीधे उस सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह अधिकार को स्थायी नहीं माना गया है तथा इन्हें संसद द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा इनको संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि यह संशोधन संविधान की मूल संरचना को उल्लंघन न करता हो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा कुछ अधिकारों को लंबित किया जा सकता है। अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 20 और 21 संसद सशस्त्र बलों और सैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अनुरूप सेवाओं में सदस्यों पर इन अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है। किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान इन अधिकारों को प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश सीधे तौर पर लागू करने योग्य हैं, जबकि अन्य को विशेष रूप से उन्हें प्रभावी करने के लिए बनाए गए कानून के आधार पर लागू किया जा सकता है। ये पूरे देश में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए केवल संसद ही इन अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। कोई राज्य विधानसभा या और कोई एजेंसी इस पे कानून ना बदलाव कर सकती है, ना ही कोई इसको खत्म कर सकती है। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत अवलोकन है। भारतीय संविधान के बाद 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 भाग 3 के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुसार भारत सरकार को संसद अर्थात केंद्र सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग हैं। राज्य सरकार और विधायिका अर्थात राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, ट्रस्ट और सुधार ट्रस्ट, अन्य सभी प्राधिकरण अर्थात संविधान या गैर संविधिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, इन सभी प्राधिकरणों के कार्यों को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अगर किसी के मौलिक अधिकारों को हनन करती हैं तो इनको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले कानून, अनुच्छेद 13 में प्रावधान के मौलिक अधिकारों से असंगत या कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। अनुच्छेद 13 के तहत यह प्रावधान स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित शामिल है जिन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार शून्य घोषित किया जा सकता है। संसद राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए स्थायी कानून, राष्ट्रपति राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून, किसी भी प्रत्योजित विधायन अध्यादेश, आदेश, विधि, उपविधि, नियम, विनिमय या अधिसूचना जैसे वैधानिक उपकरण, गैर विधायी कानून, शोध अर्थात कानून के समान मान्यता रखने वाले रिवाज व प्रथाएं, इन सब पे किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच है। भारतीय संविधान यह प्रावधान विधि के समक्ष सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार और अवसर सुनिश्चित करने का आधार देता है। कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समक्ष संरक्षण है। अनुच्छेद 14 यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह राज्य द्वारा मनमाने भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की गारंटी प्रदान करता है। किसी भी
तरह से लोगों के साथ किसी भी तरह का कानूनी भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को समान कानून के पालन या कानून लागू करने में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। विशिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 यह प्रावधान केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है या सुनिश्चित करता है। किसी भी नागरिक को केवल इन आधारों पर किसी अयोग्यता, दायित्व या प्रतिबंध के अधीन नहीं किया जा सकता। देश में निवास करने वाले किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रूप, रंग के आधार पर किसी भी नौकरी में या किसी सार्वजनिक स्थान पे उनको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 यह प्रावधान सार्वजनिक रोजगार नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता के गारंटी प्रदान करता है। यह इन मामलों में केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के स्थान पर भेदभाव। अगर सरकार कोई कानून बनाती है या कोई रोजगार उपलब्ध करवाती है या कोई आदमी काबिल होते हुए किसी भी रोजगार के लिए अप्लाई करता है या कोई व्यवसाय करना चाहता है तो सरकार उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। उसकी जात, लिंग, भाषा, राज्य के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता का उल्लंघन। अनुच्छेद 17 यह प्रावधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इस अस्पृश्यता को मतलब छुआछूत ये समानता का जो अधिकार है जो अनुच्छेद 17 है इसमें यह गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक के साथ देश में छुआछूत, जात के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जो छुआछूत और जाति, वर्ग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने का को वो कहता है। उपाधियों का अंत। यह प्रावधान राज्य को व्यक्तियों को सैन्य और शैक्षिक विशिष्टताओं को छोड़कर उपाधियां प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। किसी भी देश, राज्य से या उसके अधीन कोई उपाधि, उपहार, उपलब्धियां या कार्यालय शुभ कार्य करने से संबंधित कुछ प्रावधान भी करता है। तो ये समानता का अधिकार था। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 यह संविधान के प्रावधान व्यक्तियों को स्वतंत्रताओं और स्वायत्तता की रक्षा करता है। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल है। 6 अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 16 यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 अधिकारों की गारंटी प्रदान। वाक्य व्यक्ति स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ए यह प्रावधान नागरिकों को भाषण, लेखन, मुद्रण, छपाई, किसी अन्य माध्यमों से अपने विचारों, अपनी रायों, विश्वासों और आस्थाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, प्रदान करता है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना आदि जैसे आधारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगाते हैं। मतलब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो संविधान देता है, लेकिन आपके कहे के अनुसार अगर कोई दंगा भड़क जाता है या किसी की मानहानि होती है या देश की अखंडता, उसकी एकता को क्षति पहुंचती है तो उस पर न्यायालय आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। सभा करने की स्वतंत्रता। नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार है। उन्हें सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शन, जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता। नागरिकों को संघ या सरकारी समितियां बनाने का अधिकार है जो उन्हें सामूहिक रूप से सामान्य हितों या लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, सहकारी समितियां बना सकते हैं, लेकिन अगर वो समितियां या वो संघ देश की एकता, अखंडता को चोट पहुंचाते हैं तो उस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आवागमन की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार पर जनता को समान हितों और किसी अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा के आधार पर उचित प्रतिबंध। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, देश के नागरिक हैं, लेकिन जैसे कुछ सेना के रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र होते हैं या हमारी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं तो उनको संरक्षित किया जाता है के लिए एक क्षेत्र
घोषित किया गया है तो वहाँ आम पब्लिक को या आम नागरिक को जाने की मनाही होती है। उसके अलावा आप कहीं भी आ जा सकते हैं। निवास करने के समय नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में निवास करने बसने की स्वतंत्रता है, जिसे भौगोलिक गतिशीलता और निवास स्थान निर्धारित करने में व्यक्ति के विकल्प का प्रयोग हो सके। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को पेशे का अभ्यास करने, अपनी पसंद के किसी भी व्यवसाय को चुनने, व्यापार करने का अधिकार है, बशर्ते कि जनता के सामान्य हित के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं। कोई ऐसा व्यापार न करें जिससे, जैसे मादक पदार्थ बेचना शुरू कर दें, कोई गलत व्यापार करना चालू कर दें जिससे समाज में बुराई फैले, तो इन सब पे रोक है। बाकी आप अपने मन का कोई पेशा, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, या आप सेना में भर्ती होइए, या अपना कोई व्यापार करिए, लेकिन कोई ऐसा व्यापार न करिए या कोई ऐसा काम न करिए, व्यवसाय न करिए जिससे देश की देश की और समाज की में बुराई फैले, तो इस पर प्रतिबंध लग सकता है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंधित संरक्षण, यह प्रावधान नागरिकों, विदेशी या व्यक्ति को मनमाने और अत्यधिक दंड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भूतलक्षी दैंतिक विधियों से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को केवल उस समय लागू कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जाता है जब अपराध हुआ है। साथ ही व्यक्तियों को उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। दोहरे दंड से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को एक ही दंड के लिए या एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, इससे संरक्षण प्रदान कर सकता है, उसको एक ही बार दंड दिया जाएगा। तीसरा है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा, किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस प्रशासन को उसको बाध्य नहीं कर सकती, तो ये संरक्षण प्रदान करता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। हर आदमी को अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने का अधिकार है, बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए। शिक्षा का अधिकार, यह प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है और यह राज्य को गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने का आदेश देता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। यह प्रावधान को 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ आंदोलन, यह प्रावधान गिरफ्तार हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना, कानूनी सलाहकार से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होने का अधिकार दिए शामिल है। इस मनमाने ढंग से हिरासत को रोकता है और हिरासत व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में है। भारतीय संविधान के प्रावधान नागरिकों को विशेष रूप से कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। हमारे जो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, यह प्रावधान नागरिकों की मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। यह ऐसे कृत्यों को दंडनीय अपराध करता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। कारखानों में बच्चों से रोजगार निषेध, अनुच्छेद 24, यह प्रावधान किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने पर उस पर प्रतिबंधन करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके ऊपर जरूरी कार्रवाई होगी। 30
चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान में प्रावधान व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। यह राज्य को तटस्थ रहने और सभी धर्मों का समान व्यवहार और धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने अपने अंतरात्मा की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से धर्म को मानना, पालन करना और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का समान अधिकार देता है। सभी को अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर को मानने की स्वतंत्रता है। अंगीकार करने का अधिकार है, अपने धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं को स्वतंत्र रूप से घोषित करना। अभ्यास करने का अधिकार, धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह, विश्वासों और विचारों का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करना। प्रचार करने का अधिकार, किसी भी धार्मिक मान्यता को मानने वाले दूसरों पर प्रसारित या दूसरों तक प्रचार प्रसार करना। हालांकि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तन करना का अधिकार शामिल नहीं है। तो धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संगठन संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। धार्मिक कार्य प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और बनाए रखने का अधिकार, अपने धार्मिक विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, चल और चल संपत्ति का स्वामित्व और ग्रहण करने का अधिकार, ऐसी संविधान विधियों के अनुसार प्रबंधन करने का अधिकार, किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के विषय में स्वतंत्रता। यह प्रावधान किसी विशेष धर्म में धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए राज्य को यह आरोपित करने से प्रतिबंधन करता है। यह प्रावधान संविधान में लिखित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखता है और साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा मिले। मतलब राज्य कोई एक विशेष धर्म को बढ़ावा न दे या किसी एक विशेष धर्म को दबाए ना, बल्कि वो धर्मनिरपेक्ष रहे और सभी नागरिक अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचारों के हिसाब से वो अपनी धार्मिक मान्यताओं को माने, उसका क्रियान्वयन करें, उसका प्रचार प्रसार करें, लेकिन हाँ, किसी भी दूसरे के धर्म में वो हस्तक्षेप न करें। ये भी देखने का काम राज्य का है। उसके अलावा वो किसी को कन्वर्जन न करें, मतलब अपने जोर जबरदस्ती से या किसी लोग के कारण किसी दूसरे को अपने धर्म में शामिल करने पर प्रतिबंध भी लगाता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता। राज्य द्वारा पूर्ण रूप से संचालित संस्थान धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रबंधित है। अगर कोई राज्य कोई संस्थान बनाता है शिक्षा का, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर अर्थात व्यक्तियों की सहमति से मान्य है। राज्य अगर किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान को सहायता प्रदान करता है, तो वो शिक्षण संस्थान अगर लोगों की राय है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा थोड़ी बहुत दी जा सकती है। राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाला संस्थान धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर यानी व्यक्ति की सहमति से मान्य है। राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्था धार्मिक शिक्षा की अनुमत है। मतलब ये जो एनजीओ वाले स्कूल हैं या जैसे अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम भाई मदरसे चलाते हैं, हिंदुओं में गुरुकुल है, ईसाइयों में जो गुरुद्वारों में जो शिक्षा धार्मिक शिक्षा दी जाती है, अलग अलग पारसी ईसाई सब अपने अपने हिसाब से चर्च से जो संबंधित स्कूल होते हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो सरकार से मान्यता प्राप्त होगा या जो सरकार से फंडेड स्कूल होंगे वहाँ पे धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा। वहाँ जो भी शिक्षा व्यवस्था लागू है राज्य की वो दी जाएगी। तो धार्मिक शिक्षा जो एनजीओ होंगे या जो उस धर्म से संबंधित संस्थाएं हैं वो उसको अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। ये 5वां अधिकार है। भारतीय संविधान में प्रावधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, भाषा और लिंग के संरक्षण के अधिकार को प्रदान करती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यक हितों को संरक्षण। ये
अधिकार जो है भारत के प्रत्येक नागरिक जो जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवान, जात, भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में, जो लोग निवास करते हैं, वो अपनी अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। उस पर किसी भी तरह का कोई सरकार या राज्य उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। उसके अलावा अल्पसंख्यकों को जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ पे उनके साथ किसी भी तरह की भेदभाव नहीं किया गया है, उनको वंचित नहीं किया गया है, उनको वहाँ पे प्रवेश मिलेगा और वो अपना शिक्षण कर सकते हैं। जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद में नागरिकों का वर्ग वाक्यांश के प्रयोग का अर्थ केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस अनुच्छेद प्रावधान बहुसंख्यक समुदायों पर भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सरकारी विभाग में, सरकारी संस्थान में अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक के भी साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। भाषा, लिंग, जात, रंग रूप के आधार पर उनको समान अवसर दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 30। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक दोनों धार्मिक और भाषाई, जो भाषा के अनुसार अल्पसंख्यक है और जो धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक है, को कुछ अधिकार प्रदान कर है, जैसे कि उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान स्थापित करना और उनका प्रबंधन करने का अधिकार, अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार उनको मिला हुआ है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रावधान के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत तक विस्तारित नहीं होता। इसमें प्रावधान है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा और धार्मिक या भाषा के आधार पर अपने शिक्षा संस्थान बना सकते हैं और वहाँ वो अपने बच्चों को अपनी भाषा और अपनी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो अधिकार है वो ये पांचों अधिकार हैं, इनको वो संरक्षित करता है। अगर किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है राज्य के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, तो वो उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 है। इस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें लागू करने के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है या उसी संबंध में निम्नलिखित चीजें हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों पर संरक्षण अथवा प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। किसी का भी मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहा है, राज्य के द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है, किसी विशेष परिस्थिति में आपातकाल हो गया या किसी तो सरकार, राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन सामान्य दिनों में अगर किसी का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उच्च न्यायालय जाएगा और अगर वो चाहे तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय सीधे सरकार को आदेश जारी कर सकती है, उससे जवाब सवाल कर सकती है या फिर आदेश जारी कर सकती है कि तो उसके अलावा संसद किसी अन्य न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। संसद को भी अधिकार है कि वो न्यायालय को आदेश दे सकती है कि मौलिक अधिकारों को लागू करे के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि संविधान द्वारा अंतः प्रदान न किया गया हो। मतलब अगर संसद किसी मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन कर देती है और उसके बाद उसका उल्लंघन हो रहा है, तब जो है उस पर न्यायालय में जाने पर रोक होगी। नहीं, सामान्यतः अगर किसी का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय जा सकता है। ये प्रावधान मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार प्रदान करते हैं जिससे मौलिक अधिकार वास्तविक बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे और हैं जो जैसे सशस्त्र बल, या अनुच्छेद 33 या प्रावधान संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों या सार्वजनिक व्यवस्थाओं को
के रखरखाव के लिए नियुक्त सामान्य बलों के सदस्यों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों के आवेदन को प्रतिबंधित या संशोधित कर सकता है। ये जो सरकार एजेंसियां हैं, सशस्त्र बल हैं, पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है या उसमें कुछ फेरबदल कर सकती है। इस प्रावधान में उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन तथा सशस्त्र बलों के बीच अनुशासन बनाए रखना है। मार्शल लॉ अनुच्छेद 34। यह प्रावधान भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के संचालन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो 34 है, जहाँ देश में कहीं भी मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहाँ पे उस विशेष क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निलंबित किया जा सकता है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द का प्रयोग परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो कैंटोनमेंट एरिया होता है, जो सैनिक छावनियाँ होती हैं, वहाँ पे आम लोगों का जाना, आम लोगों का किसी भी तरह का क्रियाकलाप करने का प्रतिबंध होता है, या कोई विशेष क्षेत्र जहाँ पे अशांति है, जहाँ पे सशस्त्र बल कानून लागू है, वहाँ पे भी मौलिक अधिकारों को निलंबित या स्थगित किया जा सकता है। इस भाग के प्रावधानों को लागू करने के अनुच्छेद 35। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है तथा इन अधिकारों को प्रकृत और उल्लंघन के लिए दंड के संबंध में पूरे भारत में एकरूपता सुनिश्चित करेगा। किसी भी मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, स्थगित करना है, उसका पूरा अधिकार जो है संसद को है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल दल, राज्य विधानसभा, राज्यपाल, वो किसी भी के भी मौलिक अधिकारों पर रोक या प्रतिबंध नहीं लगा सकते। संसद ही ऐसी है जो मौलिक अधिकारों पर परिवर्तन कर सकती है, उसको स्थगित कर सकती है, उस पर प्रभावी रोक लगा सकती है। मौलिक अधिकारों का महत्व। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से निम्नलिखित दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला निर्मित करते हैं, लोगों को राजनीतिक प्रशासनिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। यह राज्यों की तानाशाही पर नियंत्रण रखकर व्यक्तियों को स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक न्याय की नींव है और व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करते हैं। यह अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। यह राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को सुदृढ़ करते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो देश के अंदर जो नागरिक हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में उनको समान अवसर मिले, समान शिक्षा मिले, समान रूप से वो जीवन यापन करें, खुशहाल जीवन यापन करें, सभी क्षेत्रों में उनको समान अवसर मिल जाए। जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षा, अपनी धार्मिक मान्यताएं मानने का अवसर मिले, महिला, बच्चे, उनको समान अवसर मिले और वो सभी नागरिक देश के अंदर एक सभ्य समाज का निर्माण करें और वो अपना सही से जीवन यापन करें। ये हमारे मौलिक अधिकार हमको एक गारंटी देते हैं। मौलिक अधिकारों की कुछ आलोचनाएं और सीमाएं हैं। अत्यधिक सीमाएं। कई मौलिक अधिकारों में अपवाद, प्रतिबंध और योग्यताएं जुड़ी हैं जिससे इनकी परिधि और प्रभावी क्रियान्वित सिद्ध। बहुत सारे ऐसे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें कुछ में ऐसे प्रावधान है जिसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। उनमें योग्यताएं जुड़ी हुई हैं जिससे उनकी परिधि और प्रभावी कार्यान्वयन सीमित करता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का भाव। मौलिक अधिकारों की सूची में सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, विश्राम, अवकाश आदि मौलिक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को शामिल नहीं करती है जिसकी व्यापक प्रभावित होती है। अस्पष्टता। कुछ शब्दों को स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है जिससे अस्पष्टता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, ये ऐसे शब्द हैं जिनका सही से
सही से व्याख्या नहीं की गई है, तो इस पे जो है अस्पष्टता बनी रहती है। स्थायित्व नहीं, संसद इन अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है, जिससे इनकी स्थायित्व प्रश्न उदाहरण उदाहरण के लिए 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देना। संसद अगर चाहे तो संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उस पर रोक लगा सकती है। आपात के दौरान निलंबन, अगर देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ है तो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है और लाखों लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन सकता है। केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। महंगा उपाय, यह अधिकारों की रक्षा का बोझ न्यायपालिका पर होता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया काफी महंगी है, जिससे जन सामान्य के लिए इन अधिकारों का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। निवारक निरोध, निवारक निरोध अनुच्छेद 22 का प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है और राज्य को अधिक शक्तियां प्रदान करता है। मतलब अगर व्यक्ति चाहे भी और राज्य ना चाहे और संसद ना चाहे तो कोई भी अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। सुसंगत दर्शन का अभाव, मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक स्पष्ट और सुसंगत दर्शन का अभाव है। सर आइवर में जेनिंग्स के अनुसार ये अधिकार किसी सुसंगत दर्शन पर आधारित नहीं है, जिससे इनकी व्याख्या में न्यायपालिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। वे राज्यों को मनमाने कार्यों के विरुद्ध एक सुरक्षा प्रदान करती हैं और नागरिक के संरक्षण सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती हैं। बावजूद इसके मौलिक अधिकार न्याय, समानता, स्वतंत्रता के प्रतीक हैं और ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, अधिकारों का सम्मान किया जाता है। भारत की विकास यात्रा में इन अधिकारों का संरक्षण और प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है, जो लोकतंत्र, समावेशिता और मानवाधिकारों पर आधारित भविष्य का निर्माण सशक्त करता है। तो मौलिक अधिकार हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, हमको समाज में समान अवसर प्रदान करते हैं। जीवन यापन के लिए हमको कोई कार्य करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, कोई व्यवसाय करना है या कोई नौकरी करनी है, तो उसमें हमको सरकार के द्वारा जो भी उपलब्ध कराया जाता है उसमें इन्हीं मौलिक अधिकारों के द्वारा हमको समान अवसर प्राप्त होता है। सामंता जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, संपत्ति का अधिकार क्यों हटा दिया गया, इन सब के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो आज हमने बात की मौलिक अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार, तो मौलिक अधिकार, अर्थ, विशेषताएं और महत्व और इसकी आलोचना के बारे में बात किए कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं। हमारे मौलिक छह मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हमारे जीवन को कैसे आसान बनाते हैं, इसके बारे में बात किए। इन मौलिक अधिकारों की वजह से हमको रोज समाज में एक उचित सम्मान मिलता है। सरकारों के द्वारा जो योजनाएं, जो नियम कायदे बनाए जाते हैं या जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वो भी अधिकारों के द्वारा हमको हमारे तक पहुंचता है। नहीं, अगर ये मौलिक अधिकार ना हो तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, वो अपने मनमाने ढंग से काम करेंगी, जिससे लोगों को अपने जीवन यापन, अपने विकास में बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न होगी। आगे किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।